हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम की जो जेई 2010 में आया था एंड विच वाज फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस। और ये एक पैराग्राफ टाइप का प्रॉब्लम था एंड इट वाज वेरी टफ टू सॉल्व। और अभी तक भी ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम माना जाता है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं ये क्या सवाल था और पैराग्राफ में इसके 3 प्रॉब्लम्स आए थे और उसको डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी द टफनेस लेवल और इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिकोड करते हैं बच्चों। ठीक है। एंड द प्रॉब्लम वाज लेट P be an odd prime number and TP is the following set of 2 cross 2 matrices and TP is equal to, उसमें एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C A where ABC belongs to 0 1 2 up to P minus 1। अब इस क्वेश्चन में जो खास बात थी वो ये थी कि इसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बहुत मिनिमम यूज हो रही थी एंड जो मेन पार्ट था इस क्वेश्चन में जो टफ बना रहा है इसको, डेट वाज द नंबर थ्योरी पार्ट, है ना, जो एल्जेब्रिक पार्ट था वो इसको बहुत टफ बनाता है। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, इस पैराग्राफ को डिकोड करते हैं और इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जिसमें से रिलेटिवली पहला क्वेश्चन वाज रिलेटिवली थोड़ा आसान था, सेकंड वाज टफ और अगर सेकंड सॉल्व कर लिया तो थर्ड वाज वेरी इजी। ठीक है, चलिए ओके। सो क्वेश्चन बोला गया कि P जो है ऑड प्राइम नंबर है, 3 5 7 कुछ भी हो सकता है एंड एक सेट आपको दिया हुआ है मैट्रिसेस का और उसमें एक मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का ABCA एंड वेयर ABC एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर P minus 1। नंबर ऑफ A इन TP आपको बताना है उस सेट में ऐसे कितने मैट्रिसेस हैं जो सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, मतलब नल मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट A जो होगा वो P से डिविजिबल होगा। डिटरमिनेंट A विल बी डिविजिबल बाय P। ठीक है, तो यहां पे एक एक करके केस ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, ले लें केस। तो सबसे पहले अगर आपका मैट्रिक्स लेट्स से सिमेट्रिक हो जाता है, यहां बात करते हैं, अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि B जो होगा वो C के बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब AIJ इज इक्वल टू AJI। पहला केस ले रहे हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और डिटरमिनेंट जो होगा वो P से डिविजिबल होगा, प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब B C के बराबर होना चाहिए, A तो जो भी हो सकता है, कुछ भी होगा। नाउ द डिटरमिनेंट जो आएगा आपका A का, डेट इज A स्क्वायर माइनस BC, डेट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये P से डिविजिबल होना चाहिए, प्राइम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, वो भी ऑड प्राइम नंबर, और A और B की वैल्यू सिर्फ P माइनस 1 तक लिमिटेड है। तो ये डिविजिबल तभी होगा जब A प्लस बी और A माइनस बी फैक्टराइज हो जाएंगे दोनों, और इन दोनों का प्रोडक्ट P से डिविजिबल होगा। यही हमें पता करना है। तो A प्लस बी और A माइनस बी का प्रोडक्ट P से कब डिविजिबल होगा? या तो A प्लस बी P से डिविजिबल हो जाए या फिर A माइनस बी जो है वो P से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो A माइनस बी क्या है? दो नंबर्स का डिफरेंस है जो 0 से P माइनस 1 में लाई करता है, वो P के से डिविजिबल तभी होगा, ठीक है, जब A और B बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन तभी डिविजिबल होगा A माइनस बी जब A और B हो जाएंगे बराबर, यानी 0 हो जाएगा, 0 बाई P विल बी 0, तो डिविजिबिलिटी हो जाएगी, पहला केस। लेकिन A और B बराबर होने के कितने केसेस हैं? तो A 0 है तो B भी 0 है, 1 है तो 1 है, तो कितने केसेस हो जाएंगे आपके? टोटल मिला के P माइनस 1 केसेस हो जाएंगे। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? इजी है और इतना समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर सिमेट्रिक होगा तो BC हैज टू बी इक्वल डिटरमिनेंट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, यानी A प्लस बी A माइनस बी प्राइम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। वो तभी होंगे जब A प्लस बी या A माइनस बी दोनों में से कोई प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। पहला केस कि A माइनस बी डिवाइड हो जाए, A माइनस बी तभी डिवाइड होगा प्राइम नंबर से क्योंकि A और B दोनों ही P माइनस 1 से छोटे हैं, P माइनस 1 से छोटे हैं, तो उनका डिफरेंस जो होगा वो तभी P से डिवाइड होगा, एक प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी वो 0 हो जाएगा डिफरेंस उनका। तो ऐसे P माइनस 1 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या होगा? A प्लस बी जो है वो भी प्राइम नंबर के बराबर आ जाए, A प्लस बी खुद प्राइम नंबर के बराबर आ जाए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, अगर A प्लस बी का जो सम है अगर वो खुद प्राइम नंबर के बराबर आ जाता है तो आपका A प्लस बी P को डिवाइड, सॉरी A प्लस बी जो होगा मतलब P उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू P के कितने केसेस बनेंगे? देखो A हमारा शुरू हो रहा है लेट्स से 1 से, तो अगर ये 1 होगा तो ये P माइनस 1 होगा, ये 2 होगा तो ये P माइनस 2 होगा, लास्ट में ये P माइनस 1 होगा तो ये 1 होगा, तो टोटल ये भी P माइनस 1 केसेस आपके बन रहे हैं। ठीक है,
तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ चुका है कि टोटल, अच्छा ये p-1 ये p केसेस बनेंगे, दिस विल बी p केसेस, क्योंकि a और b बराबर हो रहे हैं तो 0 से लेके p-1 तक p नंबर्स हैं, तो p केसेस बनेंगे। यहां 1 से p-1 तक p-1 केसेस बनेंगे। तो फाइनल आपका इस केस का आंसर हो जाएगा 2p-1 केसेस। सो पॉइंट इतना था कि दो नंबर्स फैक्टराइज हो रहे हैं, आपका जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वो दो नंबर्स में फैक्टराइज हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, उनका प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाय प्राइम नंबर p, या तो a और b बराबर हो जाए, ठीक है, उसके टोटल p केसेस बनेंगे, या फिर a प्लस बी खुद प्राइम नंबर के इक्वल हो जाए। तो a प्लस बी अगर प्राइम नंबर के बराबर होगा उसके p-1 केसेस हैं, 1 p-1, 2 p-2, 3 p-3, या करते करते p-1 और 1, तो ये सारे आपके टोटल 2p-1 केसेस हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा केस आ जाएगा कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब आपका a तो हो जाएगा 0 और b हो जाएगा -c के बराबर, यानी जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस bc, यानी कि b स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो b स्क्वायर आएगा। तो b स्क्वायर बताओ p से कब डिविजिबल होगा? b एक ऐसा नंबर है जो 0 से p-1 के बीच में है। मान लो प्राइम नंबर आपका 7 है फॉर एग्जांपल, तो b ऐसा नंबर है जो 0 से लेकर 6 तक है। तो बताओ 0 से लेकर 6 का स्क्वायर तक क्या कभी 7 से डिवाइड हो सकते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, नहीं हो सकते 7 से डिवाइड। इसका मतलब ये तभी डिवाइड होगा p से जब b खुद 0 हो जाएगा। तो b को 0 होना पड़ेगा, और अगर b 0 हो गया तो c भी 0 होगा, और a तो 0 दे ही रखा है हमें, तो a b c तीनों 0 हो गए। लेकिन ये केस बेटा हम ऑलरेडी ले चुके हैं इस वाले में, a इक्वल्स टू b वाले में, क्योंकि a अगर b के बराबर है तो फिर वो c के बराबर भी है, क्योंकि b और c बराबर थे सिमेट्रिक में। और a इक्वल टू b में 0 इक्वल टू 0 वाला केस हम ले चुके हैं, तो ये केस ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको काउंट करने की हमें जरूरत नहीं है। और आखिरी केस बचता है कि जब स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नल मैट्रिक्स होना चाहिए, पर नल मैट्रिक्स वाला केस हम ले चुके हैं, सेम वही a b c तीनों 0 हो जाए, वो केस हो चुका है। यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2p-1 केसेस, यानी D इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज द रिलेटिवली फिर भी आसान पार्ट था, ठीक है। इसके आगे जो अगला पार्ट आने वाला है या उसके अगला आने वाला है वो काफी डिफिकल्ट है, मतलब सेकंड अगर कर लेंगे तो थर्ड वाला बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, बट फर्स्ट वाज वेरी सिंपल, ठीक है। मतलब सोचने लायक सवाल था, बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो कि इसमें बच्चों ने अगर करा होगा इस क्वेश्चन को तो ये वाला सवाल फिर भी कर दिया होगा। कुछ बच्चे p की वैल्यू एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, p को 3 मान लिया या 5 मान लिया, वहां से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के जो केसेस बन गए समझ में आ गया आपको, 2p-1। स्क्यू सिमेट्रिक में एक ही केस बनता है नल मैट्रिक्स, वो हमने ले लिया सिमेट्रिक में, और बोथ में भी नल मैट्रिक्स वाला केस हम ले चुके हैं। सो फाइनल आंसर इज 2p-1। तो देयर इज अ सॉल्यूशन आल्सो, आप देख सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक में डिटर्मिनेंट जो आएगा डेट विल बी b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली वो तभी होगा डिवाइड जब b 0 हो जाएगा। और अगेन सिमेट्रिक में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कब डिवाइड होगा? जब a प्लस बी या a माइनस बी p से डिवाइड हो जाएंगे। a माइनस बी तभी होगा डिवाइड जब a इक्वल टू b होगा, यानी टोटल p केसेस बनेंगे, देख लो p केसेस बन गए। और a प्लस बी तभी होगा जब a प्लस बी आपका फाइनली p के सम के बराबर हो जाएगा, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू p, और फाइनली वो हो जाएगा आपका 2p-1। वो यहाँ पे जो केसेस आएंगे वो p-1 आएंगे। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट? ठीक है, चले अगले पार्ट पे चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट है, अगेन आपको बताना है नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन दिस सेट सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाय p बट डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय p। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ये बहुत ही मुश्किल था सॉल्व करना कि ट्रेस जो है वो p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। चलो पहले देखते हैं क्या मतलब क्या है इसका, इसको डिकोड करते हैं। ट्रेस ऑफ a नॉट डिविजिबल बाय p का मतलब है कि ट्रेस हो जाएगा 2a, ये p से डिवाइड होना नहीं चाहिए। अच्छा, a जो भी है वो 0 से लेकर p-1 है, तो ये p से डिवाइड वैसे ही नहीं होगा एक्सेप्ट 0। तो डिवाइड होता, तो डिवाइड अगर हो जाता तो a 0 होना पड़ता, a को 0 ही होना पड़ता तभी डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं a b c वो सारे के सारे p-1 तक ही हैं और हमें p से डिवाइड करना है, तो कैसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो भी प्राइम नंबर्स हैं। तो a 0 होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन बोल रहे हैं नहीं डिवाइड होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं हो सकता, ये मतलब हुआ इसका। नॉट डिविजिबल का मतलब a अपनी वैल्यू 0 नहीं ले सकता। इसका और क्या बोला है साथ में कि डिटर्मिनेंट जो है वो p से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि
ए स्क्वायर माइनस बी सी जो है वो पी से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, ए जीरो नहीं हो सकता यहां पे, ठीक है, तो बी और सी भी जीरो नहीं हो सकते, ये भी सोचो। क्योंकि अगर ए स्क्वायर मतलब लेट्स से 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, वो पी से वैसे भी डिवाइड नहीं होने वाला। तो अगर बी और सी भी जीरो नहीं हो सकते, अगर बी और सी जीरो हो गए तो डिवाइड होगा कैसे? आप सोचो, मान लो बी या सी में से कोई जीरो हो गया, मान के चलो कि बी या सी में से कोई जीरो हो गया, तो क्या ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा पी से? पॉसिबल है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेट्स से पी 7 है मान के चलो, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 कुछ भी डिवाइड नहीं हो, तो डिवाइड होगा ही नहीं ना ये, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। यानी बी और सी में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया हमें। यानी ए की जो वैल्यूज हैं, ए की वैल्यूज भी 1 से लेके p माइनस 1 के बीच में है। सिमिलरली बी और सी की वैल्यूज भी वही हैं। पर पॉइंट यह आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी सी पी से डिवाइड होगा कब? ऐसे कितने केसेस बनेंगे, ये हमारा सवाल है। और ए जीरो नहीं होगा, हमने ये भी देख लिया, बी और सी भी जीरो नहीं हो सकते, तो वो वाला केस हमने हटा ही दिया। टोटल p माइनस 1 केसेस बन रहे हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी सी कैसे डिवाइड होगा पी से? अब इस बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है इस पूरे पैराग्राफ का। ए स्क्वायर अगर मान लो पी से डिवाइड होता है तो डिवाइड तो नहीं होगा, तो कुछ रिमाइंडर देगा। ए स्क्वायर पी से डिवाइड होने पर पी लैम्डा प्लस कुछ रिमाइंडर देगा आपका आर। इसका मतलब बीसी को भी, जो बीसी का प्रोडक्ट है वो भी पी से डिवाइड नहीं होगा। सोचो, क्या बीसी पी से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बी भी 0 से p माइनस 1 है, सॉरी 1 से p माइनस 1 है, सी भी 1 से p माइनस 1। आप सोच के चलो ना, p को मान लो 7 मान के चलो, आप एक एग्जांपल है, तो p अगर 1 2 3 4 5 6 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी 1 2 3 4 5 6 से, क्या वो 7 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे ना। तो बीसी भी p से डिवाइड नहीं होगा, ये भी कुछ रिमाइंडर देगा। तो ए स्क्वायर माइनस बीसी पी से तभी डिवाइड होगा जब ए स्क्वायर पी से डिवाइड करने पर अगर आर रिमाइंडर देता है, तो बीसी भी पी से डिवाइड करने पर कुछ आर रिमाइंडर दे। जब दोनों का डिफरेंस करोगे ए स्क्वायर माइनस बीसी, तो वो आएगा आपका पी लैम्डा प्लस आर, और ये आ जाएगा आपका पी के प्लस आर। आर आर कट जाएंगे, तब ये पी से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ए स्क्वायर अगर पी से डिवाइड होता है तो वो आर रिमाइंडर देता है, मान के चलो आर रिमाइंडर देगा। आर की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, आर की वैल्यू भी 1 से p माइनस 1 तक होगी। तो हमें वो केसेस ढूंढने हैं कि बीसी जो होगा वो भी सेम रिमाइंडर दे, बीसी जो होगा वो सेम रिमाइंडर दे जो ए स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कुछ भी होगी, 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज आएंगी, उसका स्क्वायर अगर पी से डिवाइड करने पर मान लो 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो हमें देखना है बीसी भी उतना ही रिमाइंडर दे, हमें वही पेयर्स बनाने हैं। चलो इसको डिकोड करते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ए की वैल्यू 1 से लेके p माइनस 1 तक है और वो रिमाइंडर दे रहा है, कुछ आर रिमाइंडर दे रहा है, आर की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, एग्जांपल आप देखो यहां पे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लो मैंने ए को ले लिया 5, मान के चलो 5 स्क्वायर 25 हो गया, माइनस बीसी, और पी को ले लिया मैंने 7, मान के चलो। तो 25 जो है 7 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर देता है, तो बीसी का जो प्रोडक्ट है वो भी 4 रिमाइंडर देना चाहिए, वो भी 4 रिमाइंडर देना चाहिए। वो 4 रिमाइंडर कैसे दे सकता है? मान लो आपने सी को 1 पुट कर दिया, मान के चलो आपने सी को 1 पुट कर दिया, तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अगर आपने सी को 2 पुट कर दिया तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। मेरा मतलब यह है कि अगर आप सी की अलग अलग वैल्यूज डाल के देखोगे, बी, 2b, 3b, 4b, तो कहीं ना कहीं आपको वो रिमाइंडर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, अभी ध्यान से देखना, ठीक है, समझाता हूं। देखो पहले ये देख लो आप कि ट्रेस मैंने बता दिया नॉट डिविजिबल बाय पी, तो वो ए 0 नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट ए पी से डिविजिबल होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी सी पी से डिविजिबल होना चाहिए। तो ए तो p माइनस 1 वेज में चूज हो गया और रिमाइंडर उसने आर दे दिया, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बोला 4 रिमाइंडर उसने दे दिया। अब बीसी को भी वही रिमाइंडर देना है, तो अगर मैं सी की वैल्यू मान लो 1 ले लेता हूं, तो वो जो बीसी हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगर मैं सी को 2 ले लेता हूं तो वो 2b हो जाएगा। अगर मैं सी को 3 ले लेता हूं तो वो 3b हो जाएगा। अगर मैं सी को p माइनस 1 ले लेता हूं तो वो p माइनस 1b हो जाएगा। इन सबको जब p से डिवाइड करोगे तो पता है क्या होगा बेटा? जब इन सबको p से डिवाइड करोगे तो आपको अलग अलग रिमाइंडर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे,
आपको अलग अलग रिमाइंडर मिलने स्टार्ट होंगे। अब कैसे बोल सकते हो सर आप ये अलग अलग रिमाइंडर्स मिलेंगे, किसी में 1 मिलेगा, किसी में 2, किसी में 3? तो अलग अलग रिमाइंडर क्यों मिलेंगे मैं बताता हूं कि लैम्डा बी और म्यू बी अगर पी से डिवाइड होते हैं, दो कोई भी नंबर्स, अगर उनके रिमाइंडर सेम हुए तो लैम्डा माइनस म्यू इंटू बी जो होगा वो पी से डिविजिबल हो जाएगा। पर ऐसा हो सकता है कि लैम्डा माइनस म्यू बी पी से डिविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब लैम्डा और म्यू बराबर होंगे, क्योंकि बी तो पी से डिवाइड होता ही नहीं है। और लैम्डा माइनस बी भी कब डिवाइड होंगे? जब लैम्डा और म्यू बराबर होंगे। इसका मतलब लैम्डा म्यू अलग अलग नहीं है, अलग अलग है। लैम्डा म्यू जो है आपके जब बराबर तो हो नहीं सकते, यानी अलग अलग है, सबके अलग अलग रिमाइंडर्स दे रहा है वो। तो यहां पे अलग अलग रिमाइंडर्स मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए स्क्वायर के डिवाइड करने पर, किसको? पी से डिवाइड करने पर, अगर आपके पास रिमाइंडर्स अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं, तो फाइनली जब आप सी को फिक्स कर दोगे, 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, तो बी, 2b, 3b, 4b वो सब अलग अलग रिमाइंडर्स ही देंगे। यानी कहीं ना कहीं वो ए स्क्वायर के साथ मैच हो जाएगा। भाई आप बताओ रिमाइंडर कहां से कहां तक आ सकता है? रिमाइंडर्स 1 से लेके p-1 कुछ भी आ सकता है। तो यहां भी आपके जो केसेस बनेंगे वो भी 1 से लेके p-1 तक कुछ भी आ जाएगा। तो मेरा मतलब यह है कि अगर ए कैन बी चूजन इन p-1 वेज, तो आपका बी भी जो चूज हो जाएगा वो p-1 वेज में चूज हो जाएगा, और सी तो रहेगा आपका फिक्स। सी आपका फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बी भी p-1 वेज में चूज होगा और सी जो होगा वो एक वे में चूज हो जाएगा। सो टोटल आंसर इसका हो जाएगा बेटा p-1 का स्क्वायर। आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेके देखो, जो मैंने पीछे भी एग्जाम्पल लिया था। अगर मैं p को 7 लेता हूं, ठीक है, आप ये करके देख सकते हो, p को 7 लेके देख सकते हो, और a को आपने 5 लेके देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से p-1 वेज में a चूज हो जाएगा। सिमिलरली bc जो आप सिलेक्ट करने वाले हो, c फिक्स कर दोगे तो b की वैल्यू p-1 वेज में ही चूज हो जाएगी। सो फंडा सिंपल है कि a स्क्वायर सेम रिमाइंडर दे रहा है, वही bc सेम रिमाइंडर देगा, तभी आपका डिफरेंस जो है वो p से डिवाइड होगा। तो एक लॉजिक हमने लगाया यहां पे कि ए स्क्वायर चलो कुछ भी रिमाइंडर दे रहा है, तो बीसी भी क्या वो रिमाइंडर दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर आप सी की वैल्यू को 1 ले लेते हो, बी ले लेते हो, और फिर सी को 2 लोगे तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो आप खुद देखो कि इसमें कभी भी रिमाइंडर आपके सारे अलग अलग रिमाइंडर्स आएंगे जो ए स्क्वायर के साथ मैच करेंगे, क्योंकि हमें सेम रिमाइंडर चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो रिमाइंडर मान लो उसका 4 आ रहा है, तो बीसी में भी 4 आ सकता है। अगर उसका रिमाइंडर कहीं 5 आ रहा है तो उसका में भी 5 आ सकता है। वही वाले केसेस चाहिए हमें। तो हमने सी को फिक्स कर दिया और हमने देखा कि सारे रिमाइंडर्स अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि अगर रिमाइंडर सेम आ जाते तो हमने देख लिया वो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी लैम्डा बी म्यू बी का रिमाइंडर सेम नहीं आ सकता, नहीं तो फिर दोनों का डिफरेंस पी से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर रिमाइंडर सेम आते हैं दो नंबर्स के, तो उनका डिफरेंस क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा उससे, वो हो नहीं सकता। तो इसलिए p-1 का स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So the correct option is option number C. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऐसे मैट्रिसेस आपको बताने हैं A इन TP कि डिटरमिनेंट डिविजिबल ही ना हो। अभी हमने क्या किया था? डिटरमिनेंट डिविजिबल हो जाएं, लेकिन किस केस में? जब A 0 नहीं था। पीछे हमने क्या किया? जब A 0 नहीं था और डिटरमिनेंट P से डिविजिबल था, तो केसेस हमारे कितने आए थे अभी? p-1 के स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट अगर डिविजिबल नहीं है तो टोटल में से वो केस माइनस कर देते हैं जब डिटरमिनेंट p से डिविजिबल है। टोटल केस कितने आएंगे? a कैन बी फिल्ड इन p वेज, b कैन बी फिल्ड इन p वेज, c कैन बी फिल्ड इन p वेज। तो p³ आ गए टोटल। अब वो वाले केस माइनस कर रहा हूं जहां पे डिटरमिनेंट p से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट p से डिवाइड हो गया था जब a 0 नहीं था, तो p-1 का होल स्क्वायर केसेस आए थे। मान लो a 0 हो गया, मान लो a 0 हो गया, तो क्या आपका डिटरमिनेंट p से डिवाइड हो जाएगा? अगर a 0 हो गया तो ये हो जाएगा -bc अपॉन p स्क्वायर। अगर a 0 हो गया तो -bc अपॉन p डिवाइड हो जाएगा। बताओ, -bc p से डिवाइड हो जाएगा। कब होगा? तभी होगा डिवाइड जब या तो b 0 हो जाए या c 0 हो जाए। ऑब्वियसली जो b और c है वो p-1 तक ही वैलिड है बस। तो b और c दोनों ही p से डिवाइड नहीं हो सकते, उनका प्रोडक्ट भी डिवाइड नहीं हो सकता p से। तो वो तभी डिविजिबल होगा जब b भी 0 होगा आइदर, या फिर c भी 0 होगा। अब समझना, यहां समझना बेटा ध्यान से देखो।
अगर ए जब 0 नहीं था तो ये तो ऐड हो ही गए, p-1 का स्क्वायर, ये तो ऐड कर ही दो, p-1 का स्क्वायर। अब मैं वो वाले केस ऐड करूंगा जब a 0 हो जाएगा। अगर a 0 हो जाएगा, दो केस बन रहे हैं, या तो b 0 या तो c 0। अगर b 0 आ रहा है तो c के कितने केसेस आ जाएंगे? c के केसेस आ जाएंगे 0 से लेके p-1 तक, यानी कि p केसेस आ जाएंगे। और अगर c 0 आ रहा है तो b के कितने केसेस आ जाएंगे? 0 से लेके p-1 तक, यानी कि p केसेस आएंगे। लेकिन इसमें 0 0 0 वाला केस दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2p-1। तो 2p-1 केसेस और आ जाएंगे। समझ में आया आपको ये बात? भाई पिछले क्वेश्चन में a जब नॉन जीरो था तो डिविजिबिलिटी वाले केस थे p-1 का स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। जब a 0 हो जाएगा तब b और c को किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तभी डिविजिबल होगा। तो अगर आपका a 0 हो गया तो या तो b 0 हो जाए या c 0 हो जाए, तो मैंने इनको दो केसेस में बांट लिया। तो अगर आपका a 0 है और b भी 0 है तो c तो कुछ भी हो सकता है, फिर 0 1 2 3 p-1 है ना, क्योंकि 0 - 0 तो डिवाइड हो जाएगा, तो p केसेस बने। अगर a 0 है और c भी 0 है तो b के भी p केसेस बने, लेकिन 0 0 0 वाले केस दो बार रिपीट हो गए, तो 2p-1 केसेस आ गए। तो इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा p³ माइनस, एंड दिस विल बी, इसमें 2p कटेगा, 1 कटेगा, p² आ जाएगा, तो ये होगा p3 - p²। ये क्वेश्चन करना आसान था, लेकिन इसके लिए सेकंड क्वेश्चन करना चैलेंजिंग था। जब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पिछला क्वेश्चन वाज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम। पिछला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बेटा। पिछले क्वेश्चन में a² और p को डिवाइड करके जो रिमाइंडर है, bc को डिवाइड करके जो रिमाइंडर है, वो सेम आएंगे, तो ठीक है, वो उनके केसेस आपको टोटल पेयर्स बताने थे, तो आ जाएंगे, ये पक्की बात है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। क्योंकि a कुछ भी वैल्यू ले लेगा, 1 ले लेगा, तो bc का भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगर वो 2 ले लेगा तो उसका रिमाइंडर भी सारे आ जाएंगे, सारे मैच कर जाएंगे आपके रिमाइंडर्स। तो p-1 केसेस यहां पे, p-1 केसेस यहां पे, और हमने c को फिक्स कर दिया। c को फिक्स क्यों किया हमने? c को फिक्स करने पे हमें पता चल गया कि सारे रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, अलग अलग रिमाइंडर्स पॉसिबल है, सेम रिमाइंडर आ नहीं सकते। तो इसलिए उस क्वेश्चन में आपका p-1 का स्क्वायर था, और यहां पे टोटल माइनस डिविजिबिलिटी वाले केसेस हमने ऐड कर लिए, a 0 वाला भी ऐड कर लिया, तो p² केसेस आ गए। तो टोटल माइनस p² यानी p³ माइनस p² इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, a नॉन जीरो पे तो हमने निकाल ही लिया था, p-1 का स्क्वायर जो केसेस आए थे, ठीक है ना। ये देखो, ये सेम वही वाला फंड है जो केस 1 वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, p-1 का स्क्वायर। इसके बाद आप देख सकते हो दूसरा केस हमने लिया, जब a 0 हो जाएगा तो उसमें या तो b 0 होगा या c 0 होगा, ठीक है, वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तो b 0 होगा तो c p वेज में, और अगर c 0 होगा तो p वेज में, लेकिन -1 करना पड़ेगा क्योंकि 0 0 वाला रिपीट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो 2p-1। तो टोटल में से हमने क्या किया, p³ में से केस 1 केस 2 को माइनस कर दिया, एंड वी गेट द आंसर इज p³ माइनस p²। दैट मींस d इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। तो आई होप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। दिस वाज द प्रॉब्लम जो वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम थी, जिसमें मैट्रिसेस का मिनिमम यूज था, लेकिन सबसे ज्यादा यूज था इसके अंदर नंबर थ्योरी का, जिसमें पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, पी को कुछ एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन में भी आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन स्टिल वो थोड़ा काफी ट्रिकी होगा। ठीक है, तो एक बार खुद भी आप ये क्वेश्चन बेटा करके देखना। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो दिस इज इट। सो दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिसेस। ऐसा क्वेश्चन दोबारा आने के चांसेस हालांकि कम है, बट स्टिल हमें इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसा जेई जो सेटर्स होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाल रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस्ड।